हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की मूलभूत अवधारणाओं की बात कर रहे थे। लास्ट सेशन में हमारा ये चैप्टर मोलैलिटी के साथ खत्म हुआ। ओके, सभी टॉपिक्स हमने यहाँ पर पढ़े थे, जिसमें कि आपका केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस हमने देखी थी, साथ ही जो आपका मैटर यानी पदार्थ होता है उसके बारे में पढ़ा था कि मैटर क्या होता है, और उसका क्लासिफिकेशन किया था। ओके, फिजिकल क्लासिफिकेशन किया था, साथ ही क्या किया था, केमिकल क्लासिफिकेशन। उसके बाद उस मैटर के हमने स्मॉलेस्ट पार्टिकल की बात की थी कि किससे वो मिलकर के बना होता है, एटम यानी परमाणु से मिलकर बना होता है। वो एटम फ्री स्टेट में नहीं रह सकता, इसीलिए उसको कंबाइन होना होता है और वो कंबाइन होकर के अलग अलग मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स बनाता है। ओके, यही जब वो एटम कंबाइन होगा तो वो अलग अलग नियमों का पालन करता है स्वतः ही अपने आप से। उन नियमों को हमने केमिकल कॉम्बिनेशंस के नियम्स के या लॉ के अंतर्गत पढ़ा, जिसमें आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणानुपात का नियम, व्युत्क्रमानुपाती नियम, गैस का नियम और साथ ही साथ एवोगैड्रो का नियम आपने वहां पर पढ़ा। उसके बाद आपने कहा कि जो रासायनिक अभिक्रिया कहीं पर हो रही है, उस रासायनिक अभिक्रिया में जो एटम पार्टिसिपेट कर रहा है, उस एटम का कुछ न कुछ क्या होगा, मास होगा यानी द्रव्यमान होगा, जिसको एटॉमिक मास कहा गया। ओके, देन आपने क्या निकाला, रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला, यानी जो सापेक्षिक द्रव्यमान निकालते हैं आप परमाणु का, वो ज्ञात किया गया। ओके, इसके बाद हमने जो वो आपका एटम था, जब वो कंबाइन हुआ दूसरे एटम से, तो उसने मॉलिक्यूल बनाया यानी अणु बनाया। ठीक है, तो उस मॉलिक्यूल का भी अपने आप में कुछ मास होगा, जिसको हमने मॉलिक्यूलर मास यानी आणविक द्रव्यमान कहा। ओके, आणविक द्रव्यमान के बाद अभी जो रिएक्शन हो रही है, अभिक्रिया हो रही है, उसमें हम उन अणुओं को कैलकुलेट कर सकते हैं। हम बता सकते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कितने अणु कौन से आपके एटम के एलिमेंट के वहां पर प्रेजेंट है। ओके, तो ये सब हम किस में पढ़ रहे थे, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में पढ़ रहे हैं। ओके, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के साथ साथ हमने मोल कॉन्सेप्ट को समझा, जहां पर हम कहते हैं कि अगर आपको किसी का गिवन मास पता है, किसी भी एलिमेंट का या कंपाउंड का आपको द्रव्यमान दिया गया है, तो आप उसका क्या निकाल ले जाते हैं, जो आपके मोलों की संख्या वहां पर उपस्थित होगी वो आप बता दें। ओके, साथ ही आपने स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के बाद ये पढ़ा कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं, जब आप उनको लेबोरेटरीज में परफॉर्म करेंगे, तो वहां पर आप कौन कौन से टर्म्स का यूज करेंगे, या किस चीज के आधार पर, किस टर्म्स के आधार पर आप बताएंगे कि वो विलयन का मतलब उसमें सांद्रता कितनी है, उसमें विलेय की मात्रा कितनी है, विलेय के मोलों की संख्या कितनी है, विलायक वहां पर कितना उपस्थित है, टोटल ओवरऑल आपका सोल्यूशन कैसे बन रहा है। तो ये आपने चार अलग अलग टर्म्स में समझा, जिसमें सबसे पहले आपका आता है द्रव्यमान प्रतिशत यानी मास परसेंटेज, जिसे आप कह रहे थे। जिस भी कंपोनेंट का आपको मास परसेंट निकालना होता है, तो जिससे आप प्रतिशत ज्ञात करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं किसी भी चीज का, वैसे ही निकालेंगे। अगर सल्यूट का निकालना है तो सल्यूट का टू द सोल्यूशन आप क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे इनटू 100 करके। वहीं अगर आपका सॉल्वेंट का निकालना है तो सॉल्वेंट का टू द सोल्यूशन करके ही आप क्या निकालेंगे, मास परसेंट निकालेंगे। सेकेंड, आपने मोल फ्रैक्शन, मोल अंश या मोल प्रभाज की बात की है, जो आपको रेशियो बताता है उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होता है, रेशियो होता है उसका, जितने भी उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं उसके मोलों को किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, टोटल सोल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं उसके साथ अगर उनको रेशियो में रखेंगे, एक अनुपात में रखेंगे, तो वो आपका क्या हो जाता है, मोल अंश या मोल फ्रैक्शन जिसे कहा गया। ओके, थर्ड टर्म आपकी आती है मोलैरिटी यानी मोलरता, जिसे आप कह रहे थे, और वहां पर आपने क्या कहा कि विलियन का हम 1 लीटर आयतन लेंगे, यानी 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कंटेन्स हाउ मैनी नंबर ऑफ मोल्स,
जितने नंबर ऑफ मोल्स वहां पर सोल्यूट के किसमें किसी सोल्यूशन में प्रेजेंट है वही आपकी मोलरता है। ठीक है, तो यानी अगर आपको क्या दिया गया है, विलयन का आयतन बताया गया है और सोल्यूट के मोलों की संख्या बताई गई है, तो आप उस विलयन की क्या ज्ञात कर लेंगे, मोलरता यानी मोलैरिटी ज्ञात कर लेंगे। नेक्स्ट लास्ट टर्म आपका था मोलैरिटी, जो अपने लास्ट सेशन में समझा। वहां पर जब मोलरता की बात हो रही थी तभी आपने विलयन के आयतन की बात की, लेकिन जब आप मोलैलिटी की बात करेंगे तो विलयन से विलायक पर शिफ्ट हो जाएंगे, यानी सॉल्वेंट के अभी आप मास यानी द्रव्यमान की बात करेंगे कि विलायक का आपने जो द्रव्यमान लिया है उसमें मोलों की संख्या, और ये मोलों की संख्या किसकी, आपके विलय की। ओके, मोलों की संख्या यानी कितने पार्टिकल्स वहां पर प्रेजेंट है। ओके, जो आपका गिवन मास दिया गया है उसमें, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास करके आप मोलों की संख्या या नंबर ऑफ मोल्स क्या कर ले जाते हैं, कैलकुलेट कर ले जाते हैं, और जिस द्रव्यमान को विलायक के द्रव्यमान से आपने क्या कर देना है, मोलों की संख्या को भाग दे देना है, डिवाइड कर देना है, तो आपको क्या प्राप्त हो जाता है, मोलैलिटी यानी स्मॉल m की वैल्यू आपको वहां पर पता चल जाती है। तो आपको वहां पर फॉर्मूला क्या मिल रहा था, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी विलायक के द्रव्यमान से अगर आप किसके विलेय के मोलों की संख्या को भाग दे देंगे तो आपको उस विलयन के मोलैलिटी पता चल जाती है, यानी मोलर। ओके, इतना आपने पढ़ा था, ये सारा इस चैप्टर में हो गया है आपका कंप्लीट। एक बार मैंने आपको फिर से रिवाइज करवा दिए हैं आपके सारे टॉपिक्स, और उसी के साथ साथ हमने कुछ क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका था कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग। इनका आपने मॉलिक्यूलर मास यानी आणविक द्रव्यमान आपने इनका बताना था। आणविक द्रव्यमान क्या कहता है कि जो आपका अणु है वहां पे, जो मॉलिक्यूल है आपका, उसमें जितने परमाणु उपस्थित हैं, जितने एटम्स वहां पर है, उन सभी के एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान जो है उनका, उन सबको क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, आणविक द्रव्यमान या मॉलिक्यूलर मास आपको मिल जाएगा। ओके, तो पहला आपको H2O दिया गया है, तो हाइड्रोजन का जो आपका एटॉमिक मास होता है 1.008 इंटू क्या कर देंगे 2, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो हाइड्रोजन के एटम आपको दिख रहे हैं, H2 है, उसके साथ प्लस कर देंगे ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को, जो कि कितना होता है 16। ओके, इस तरह से आप H2O का क्या निकाल ले जाते हैं, मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल का। ओके, वाटर के 1 मॉलिक्यूल की बात होगी तो उसका 1 मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, 18.016 am, या 18 आप अप्रॉक्स कह देते हैं। ओके, इसी को अगर आप ग्राम में लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है, आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाता है, और मोल कॉन्सेप्ट के केस में आप क्या कहते हैं, वही आपका मोलर मास। ओके, सेकंड आपका क्या है, CO2, तो CO2 में भी आप कार्बन का जितना भी आपका एटॉमिक मास है 12 होता है, प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16 इंटू 2 कर देंगे तो 32 प्लस 12। ओके, कितना आ जाएगा 44.01 AMU, ये एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास है। ओके, थर्ड है आपका CH4, जहां पर कार्बन आपके क्या होंगे 12 एटॉमिक मास होता है कार्बन का, प्लस 1.008 आपका हाइड्रोजन को होगा इंटू 4। ओके, तो आप टोटल कर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 16 के आसपास हो जाएगा, तो 16.042 या 16 आप इसको लिख सकते हैं। ओके, ये आपके क्या हो गए, मॉलिक्यूलर मासेस हो गए, किस किस के, H2O यानी वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड का, और आपका मीथेन। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है आपका कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट Na2SO। ठीक है, क्या करना है आपको, मास परसेंट, परसेंटेज ऑफ मास कैलकुलेट करना है। मास परसेंट क्या था आपका, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है आपको, और किसका निकालना है, जितने भी एलिमेंट्स किसमें, इसमें सोडियम सल्फेट Na2SO4 में प्रेजेंट है, उन सब का अलग अलग द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, किसके लिए, Na2SO4 में जो उपस्थित है उनके लिए। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, Na2SO4
SO4 का क्या निकाल लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास। ओके, mm में से लिख लेती हूँ मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2SO4। तो क्या हो जाएगा, सोडियम का आपका मॉलिक्यूलर मास, सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है कितना होता है 23, और कितने एटम्स हैं यहाँ पर इसके 2, प्लस सल्फर का कितना हो जाएगा आपका 32 एटॉमिक मास हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू 4। ओके, इसको आप कैलकुलेट कर ले जाएंगे, कितना आ जाएगा आपका 46 प्लस 32 प्लस ये हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐड कर ले जाएंगे सबको, 142 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, वन 142 आपका क्या आ गया, मॉलिक्यूलर मास आ गया। AMU लिख सकते हैं आप, ग्राम में व्यक्त करेंगे तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। NO2SO4 का इतना मॉलिक्यूलर मास आपके पास है। टोटल मास की जो बात कर रहे हैं, अभी आपको क्या निकालना है, मास परसेंट निकालना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे एटॉमिक मास ऑफ Na इज इक्वल टू कितना है 23, सेम एटॉमिक मास ऑफ S इज इक्वल टू 32 and same atomic mass of oxygen is equal to 60। ये डेटा आपको पता है। ओके, इस डेटा के आधार पर आपको क्या करना है, अलग अलग मास परसेंट यानी द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। सबसे पहले हम सोडियम का करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, मास परसेंट और परसेंटेज ऑफ मास, मास परसेंट ऑफ Na। Na2SO4 में आपके Na यानी सोडियम के कितने एटम्स हैं, 2 एटम है। तो आपका एटॉमिक मास आ जाएगा उसका, किसका, Na का, इनटू नंबर ऑफ एटम्स, अपॉन mm लिख रही हूँ, मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2SO4 इंटू 100। ये आपका क्या हो जाएगा, मास परसेंट ऑफ Na, यानी टोटल कितना मास Na का वहां पर है, टोटल कितना मास है, जो सोडियम के 2 एटम का मास होगा। 2 एटम का मास कितना होगा, एक एटम का हमें पता है 23, तो 2 एटम का कितना हो जाएगा 23 इंटू 2। तो यही आपको करना है, इज इक्वल टू 23 इंटू 2 अपॉन 142 इंटू 100। ओके, तो कितना हो गया ये 46 अपॉन 142 इंटू 100। तो इसको कैलकुलेट कर ले जाएंगे, जो भी वैल्यू आएगी आपकी परसेंटेज में, वो आपका क्या हो जाएगा, मास परसेंट ऑफ Na, सिर्फ सोडियम के मास परसेंट यानी द्रव्यमान प्रतिशत, और वो यहाँ पर कैलकुलेट करके आप कर लें। ओके, इसको नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट कर ले जाएंगे इसको पूरा, ये आपका 32.5% के आसपास आ जाएगा। ठीक है, सोडियम का परसेंटेज जो होगा Na2SO4, द्रव्यमान प्रतिशत। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है, सल्फर S का द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे। एक एक करके आपने सारे एलिमेंट्स का द्रव्यमान प्रतिशत क्या करना है, ज्ञात करना है। ओके, मास परसेंट ऑफ S इज इक्वल टू, सेम वही करेंगे, जितना एटॉमिक मास है सल्फर का उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितने एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर एक ही एटम प्रेजेंट है, तो मास ऑफ सल्फर S इन Na2SO4 अपॉन मोलर मास ऑफ, मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2SO4 इंटू 100। ओके, तो मास परसेंट ऑफ, मास ऑफ N, कितना द्रव्यमान है सल्फर का, यहाँ पे एक ही एटम है, और एक एटम का आपको पता है कितना है, यहाँ पर 32 है। तो 32 अपॉन 142 इंटू 100, तो ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स जाएगा ये
22.5 के आसपास आ जाएगा। परसेंटेज में व्यक्त करेंगे इसको, क्योंकि मास परसेंट की बात हम कर रहे हैं। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से सल्फर का मास परसेंट नोट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, लास्ट एटम क्या बच रहा है आपका, ऑक्सीजन। ओके, उसका नेक्स्ट आपका है मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए कितना आएगा आपका मास परसेंट, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इनटू नंबर ऑफ atoms present in Na2SO4, okay, then divided by molecular mass of Na2SO4 और इस टोटल को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ओके, तो कितना हो जाएगा, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 इंटू कितना, 4 एटम्स यहाँ पर ऑक्सीजन के क्या है, इन्वॉल्व है Na2SO4 में, और डिवाइडेड बाय 142। 45% क्या आ जाएगा, मास परसेंट आ जाएगा ऑक्सीजन का, किसमें, Na2SO4। ओके, जल्दी से इसको नोट करेंगे, फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो इस तरह से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर आपको कोई कंपाउंड दिया गया है और उस कंपाउंड में आपने क्या करना है, अलग अलग जो उसके एलिमेंट्स है उनका द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। तो द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस तरह से उस पूरे जो कंपाउंड है उसका जो मॉलिक्यूल दिया है उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे, टोटल मास वही है। और जो आप सोल्यूशन की बात कर रहे थे द्रव्यमान प्रतिशत में, सोल्यूशन कुछ नहीं है, यहाँ पर कंपाउंड ही अपने आप में सोल्यूशन है, जिसमें कि अलग अलग चीजें हैं। इसमें सोडियम भी है, सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है, जहां पर हम A B करके क्या कर रहे थे, सोल्यूट और सॉल्वेंट को बता रहे थे अलग अलग। ओके, तो वहां पर इस Na2SO4 में यानी 142 जो हमें क्या दिया गया है, मॉलिक्यूलर मास दिया गया है, AMU या ग्राम जो भी आप इसे बोलेंगे, उसमें कितना सोडियम है। तो सोडियम का एक एटम का तो आपको पता है कि 23 होता है, लेकिन इसमें 2 एटम इन्वॉल्व है। ओके, तो 2 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, देन डिवाइड किससे कर देंगे, टोटल जो आपका क्या होगा मॉलिक्यूलर मास होगा इससे डिवाइड कर देंगे, और चूंकि परसेंटेज निकालनी है तो 100 से तो आपको मल्टीप्लाई करना ही होगा। ओके, इसी तरह सल्फर का भी आप ऐसे ही करेंगे, जितना सल्फर का मास है और जितने एटम उसके इन्वॉल्व है, यहाँ पर एक ही एटम था तो आपने एक ही एटम का क्या लिखा, एटॉमिक मास लिखा, उसको डिवाइड कर दिया मॉलिक्यूलर मास से, किसके, Na2SO4 के, और इनटू कर दिया 100। तो आपको मास परसेंट पता चल गया किसका, सल्फर का। ओके, वैसे ही लास्ट में क्या पूछा गया है, क्योंकि हमें सारे एलिमेंट्स का लिखना है, ये हो सकता है कि सिर्फ आपको सोडियम का ही पूछा जाए, या सिर्फ सल्फर का ही पूछा जाए, सिर्फ ऑक्सीजन का ही पूछा जाए। तो ऑक्सीजन का पूछा, सारे सबका पूछा गया है, तो हमने सबका अलग अलग मास परसेंट कैलकुलेट कर लिया। लास्ट में ऑक्सीजन का किया है, क्योंकि यहाँ पर 4 एटम आपके ऑक्सीजन के दिख रहे हैं आपको, SOO4 है ना, तो 4 एटम है, एक एटम का एटॉमिक मास 16 पता है आपको, 16 इंटू 4 करके आपने क्या निकाल लिया, टोटल मास जो ऑक्सीजन का इन्वॉल्व था यहाँ पर वो निकाल लिया, और उसको डिवाइड कर लिया जो आपका मॉलिक्यूल है Na2SO4 का, उसके टोटल मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड किया है, किसको, जो आपका ऑक्सीजन का मास यहाँ पर है, टोटल मास, उसको डिवाइड किया है, इनटू क्या कर दिया आपने, 100 कर दिया है। इससे आपको क्या मिल गया है, परसेंटेज मिल गया है। ओके, जब भी आप प्रतिशत की बात करेंगे, परसेंटेज की बात करेंगे, यानी चाहे वो मास का परसेंटेज हो या वॉल्यूम का परसेंटेज हो, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज हो, हमेशा जब भी आप परसेंट निकालते हैं तो 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, रेशियो अनुपात आपका होगा, डिवाइड आप करेंगे, लेकिन उसके बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी आप अपने मार्क्स का भी अगर परसेंटेज निकालते हैं, तो जितने आपके क्या अक्वायर्ड मार्क्स होते हैं, जितने आप प्राप्त करे होते हैं आपने नंबर, उनको आप टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं उनसे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, देन 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको क्या मिल जाता है, अपने मार्क्स का परसेंटेज मिल जाता है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे। ओके,
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन फर्स्ट 1 mole of carbon is burnt in air. Second, 1 mole of carbon is burnt in 16 gram of dioxygen. Third है आपका 2 mole of carbon are burnt in 16 gram of dioxygen. तो ये आपको याद होगा, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस आपने की थी, वहां पर ऐसे ही क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ऐसा ही एग्जाम्पल आपने एक देखा। ओके, तो सबसे पहले जब भी आप स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस देखते हैं तो उनमें क्या लेते हैं, एक बैलेंस इक्वेशन लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर बात किसकी की जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस होने की हो रही है, तो यानी कार्बन वहां पे जल रही है और कार्बन जलने के बाद क्या बना रही है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है। तो उसके लिए बैलेंस इक्वेशन क्या आती है, C+O2 इज इक्वल्स टू क्या होता है, CO2। ये बैलेंस इक्वेशन है। इस इक्वेशन के आधार पर आप क्या कहते हैं, एक मोल कार्बन एक मोल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ओके, एटम्स की बात करेंगे, कार्बन का एक ही एटम है यहाँ पर, लेकिन ऑक्सीजन के 2 एटम जाते हैं, या डाई ऑक्सीजन आप इसको बोल सकते हैं, और क्या बनाते हैं, CO2 का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ओके, मास की बात करेंगे, कार्बन का कितना 12 ग्राम, ऑक्सीजन का 32 ग्राम से जुड़ता है। 12 ग्राम का जो आपकी क्या होगी, कार्बन होगी, वो चूंकि ऑक्सीजन के एक एटम का एटॉमिक मास 16 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा आपका 32, तो 32 ग्राम से जुड़ेगा। और यहाँ पर हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास आपने फर्स्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था 44 ग्राम, ग्राम में बता रहे हैं। ओके, तो 12 ग्राम जब 32 ग्राम से जुड़ेगा तो कितना बनाएगा, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ओके, इतना आपको इस रिएक्शन से पता चल रहा है। दूसरा क्या पता चल रहा है, 1 मोल, अगर आप एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, कार्बन ले रहे हैं, 1 मोल क्या ले रहे हैं, डाइऑक्सीजन ले रहे हैं, तो वो क्या बना रहा है, 1 मॉलिक्यूल या 1 मोल आपका क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है। ओके, इसके आधार पर, इतनी बैलेंस इक्वेशन के आधार पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। जब आपका 1 मोल कार्बन क्या होगा, जलेगा, किसमें जलेगा, ऑक्सीजन के साथ जलेगा। तो जब 1 मोल की बात कर रहे हैं तो 1 मोल यानी 12 ग्राम, 12 ग्राम किससे जुड़ेगी, 32 ग्राम डाइऑक्सीजन से जुड़ेगी, तो आपका कितना बन रहा है, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ओके, 44 ग्राम आपकी क्या बनेगी, CO2 बनेगी। क्या कहा गया, 1 मोल जब कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी 1 मोल जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगी, और ऑक्सीजन के साथ कोई चीज कंबाइन होती है या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही क्या होता था, दहन भी होता था, कंबशन जिसे कहा जाता है। ठीक है, बर्निंग की प्रोसेस भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होती है। ओके, तो इसीलिए क्या कहा जा रहा है, 1 मोल कार्बन इज बर्न्ट इन एयर। बर्न्ट इन एयर का मतलब क्या है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करिए। तो जब 1 मोल कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे, 1 मोल का मतलब क्या है, 12 ग्राम कार्बन करेगी, किसके साथ रिएक्ट करेगी, ऑक्सीजन के 2 एटम के साथ, मोल उसका भी एक ही है, लेकिन वो 2 एटम का मास कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। तो 12 ग्राम 32 ग्राम से जुड़ेगी और कितना बनेगा, 44 ग्राम ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ओके, in air combustion is complete, therefore CO2 produced from the combustion of 1 mole of carbon, 1 mole of carbon is 44 ग्राम। ओके, यही मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बनेगी। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है आपका, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। ओके, अब उन्होंने क्या कह दिया है कि 1 मोल कार्बन, 1 मोल कार्बन का मतलब क्या है, वही आपकी 12 ग्राम कार्बन। ओके, और ये 12 ग्राम किससे जुड़ रही थी, 32 ग्राम से जुड़ रही थी, लेकिन अभी इन्होंने 32 की जगह कितना दे दिया है, 16 ग्राम दे दिया है, कि हम आपको डाइऑक्सीजन 32 ग्राम नहीं दे रहे हैं, हम 16 ग्राम दे पाएंगे। अब आप बताओ कि ये 12 ग्राम इस 16 ग्राम से रिएक्ट करके कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो जब 12 ग्राम 32 से जुड़ रही थी तब तो आपकी 44 ग्राम बन रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी, जैसे आपने अभी कैलकुलेट किया। लेकिन अभी तो 32 ग्राम है ही नहीं, अभी तो सिर्फ कितना है आपके पास, 16 ग्राम है। ओके, तो अभी आपका ये 12 ग्राम क्या इस 16 ग्राम से जुड़ पाएगी, पूरी तरीके से नहीं जुड़ पाएगी। 12 से आपका कितना आ पाएगा, आधा ही तो आ पाएगा, 6 ग्राम आ जाएगा।
तो यहाँ सिर्फ 6 ग्राम आपका क्या होगा, कंबाइन होगा 16 के साथ, और अब आपकी कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी, 22 ग्राम ही बन पाएगी। ओके, तो यानी ये 16 ग्राम पहले खत्म हो रहा है, इसके तो सारे 16 के 16 ग्राम जा रहे हैं ऑक्सीजन के, लेकिन इसका 6 ग्राम अभी भी बच रहा है, क्योंकि सिर्फ 6 ग्राम ही वहां पर मिलने जा रहा है। ओके, हमने कहा 12 ग्राम 32 से मिलेगी, तब 44 ग्राम मिलेगा। ओके, लेकिन यहाँ 32 ग्राम ऑक्सीजन नहीं है, सिर्फ 16 ग्राम आपको ऑक्सीजन मिली, तो अभी ये 12 ग्राम पूरी तरीके से रिएक्ट नहीं करेगा, इसके सिर्फ 6 ग्राम जाएंगे, जो 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे। कार्बन के 6 ग्राम, ऑक्सीजन के 16 ग्राम, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड मिली, 22 ग्राम। अब इसके 6 ग्राम बचे हुए हैं, तो ये आपका क्या हो गया, एक्सेस रिएजेंट, जिसे आप कहाँ पढ़ रहे थे, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में पढ़ रहे थे। और ये 16 ग्राम जो पहले खत्म हो गई और जो प्रोडक्ट को 44 ग्राम नहीं बनने दे रही है, वो क्या हो गया, लिमिट तय कर रहा है प्रोडक्ट बनने के लिए, तो ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पर हो। ओके, तो इतना आपको समझ आ गया होगा इस रिएक्शन से। As only 16 gram of dioxygen is available, it can combine only with 0.5 mole of carbon। 0.5 मोल का मतलब क्या है, 1 मोल आपका 12 ग्राम था, आधा मोल यानी सिर्फ 6 ग्राम। ओके, डाइऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, हैंस CO2 प्रोड्यूस्ड इज 22 ग्राम। ओके, इसीलिए सिर्फ 22 ग्राम ही आपकी क्या प्रोड्यूस हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। 2 moles of carbon are burnt in 16 gram of dioxygen। अभी तो उन्होंने क्या कहा था कि जो आपका 1 मोल कार्बन है वो 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, ये बता दिया। अभी कह रहे हैं आपके कि कार्बन हम 2 मोल कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन डाई ऑक्सीजन जो है इसकी जो क्या है मास है, इसको हम कम कर लेते हैं। जो 32 ग्राम से जुड़ रहा था, अब 32 से नहीं हम 16 ग्राम देंगे, यानी क्या हुआ आपका, मोल्स तो यहाँ बढ़ा दिए। मोल्स बढ़ाने का मतलब क्या है, अगर 2 मोल कर दिया है किसको, कार्बन को, 2 मोल्स ऑफ C का मतलब क्या है, 2 into 12, दैट मीन्स 24 कर दिया है, 24 ग्राम कार्बन कर दी है, लेकिन जो O2 है वो अभी भी आपको 16 ग्राम ही दे रहे हैं, जैसे आपको सेकंड क्वेश्चन में 16 ग्राम दी गई थी डाइऑक्साइड। ओके, अब आपका क्या होगा, अब कंबशन के बाद रिएक्शन किस प्रकार जाएगी, ये 16 ग्राम है, लेकिन 12 ग्राम को कितना चाहिए था, यहाँ पर 12 ग्राम को चाहिए था 32 ग्राम। अभी इसको 12 से 24 कर दिया है, तो यहाँ भी तो आपकी मॉलिक्यूल को आप बढ़ाते हैं ना जब बैलेंस करते हैं रिएक्शन, यहाँ आपने 2 लगा दिया है तो इधर भी आप 2 ऐड करते हैं, ठीक है, तो 32 का और दुगना हो जाएगा, 64 आपको चाहिए होगा, लेकिन वो तो कितना है, 16 ग्राम ही है। अभी भी यहाँ से आपका कितना जाएगा, 60 ग्राम जाएगा कंबाइन होने के लिए, और ये फिर से आपको कितना देगा, 22 ग्राम ही देगा। क्यों, क्योंकि डाई ऑक्सीजन यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट है, हमारे पास वो 16 ग्राम से ज्यादा है ही नहीं। जब वो सिर्फ 16 ग्राम ही है तो वो यहाँ से 6 ग्राम ही लेगी, ठीक है, 6 ग्राम लेने के बाद क्या करेगी, रिएक्ट करेगी और 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी। बाकी जो आपका बचा हुआ है, ठीक है, वो आपका वैसे ही रह जाए। ओके, 18 ग्राम यहाँ पर एक्सेस में आपका जो कार्बन क्या है बची हुई है, वो एक्सेस रिएजेंट की तरह काम करेगी। ओके, और यहाँ पर भी आपका डाइऑक्सीजन क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा, जो लिमिट तय कर रहा है, प्रोडक्ट को बनने नहीं दे रहा है, भले हमने कार्बन के मोल्स बढ़ा दिए या उसका मास बढ़ गया है। ओके, here again dioxygen is the limiting reagent। 16 gram of dioxygen can combine only with 0.5 mole, that means आधे मॉलिक्यूल के साथ, आधे अणु के साथ वो अभिक्रिया कर रहा है ऑफ कार्बन, CO2 प्रोड्यूस अगेन इज इक्वल टू 22 ग्राम्स। ओके, इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट करेंगे, फिर अपना हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इन 3 मोल्स ऑफ इथेन C2H6 कैलकुलेट द फॉलोइंग, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। आपके पास 3 मोल दिए गए हैं C2H6 के, जहां पर आपको हाइड्रोजन एटम बताने हैं और कार्बन के एटम बताने, तो C2H6 हो गया। 3 मोल की बात कर रहे हैं तो 3 से आप कार्बन के लिए लिख लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C, ठीक है, एक मॉलिक्यूल में, एक C2H6 के मॉलिक्यूल में 2 कार्बन है, तो 3 मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे, 3 into 2,
6 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H इज इक्वल टू, हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे, एक मोल में आप कह रहे हैं 6 हाइड्रोजन एटम है, एक मोल में कितने हैं 6, तो 3 में कितने हो जाएंगे 18। ओके, बहुत सिंपल है। ये एक मोल का आपको या एक मॉलिक्यूल का आपको केमिकल फॉर्मूला बता गया है। एक इथेन के मॉलिक्यूल में C2H6 है, 2 कार्बन है 6 हाइड्रोजन है। अभी इथेन के मॉलिक्यूल को हम 3 बना रहे हैं, 3 मोल्स बना रहे हैं, तो C2 जो 2 कार्बन थे अभी 3 ऐसे ऐसे मोल में 3 into 2 हो जाएंगे, 2 2 2 सब में। अगर हम 3 बता रहे हैं, एक C2H6 ये है, एक C2H6 ये है और एक C2H6 ये है। अब बताइए, प्लस करिए सबको, कार्बन कितने हो गए टोटल 6 हो गए, और ये जो आपके हाइड्रोजन है ये कितने हो गए 18 हो गए। बस सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। ओके, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। 1 mole of C2H6 contain 2 mole of carbon atoms. Yes, we know that. 3 moles of C2H6 will C atom is equal to 6 moles. यही अभी हमने कैलकुलेट किया कि एक में जब 2 है तो 3 में आपके कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। और वहीं हाइड्रोजन की बात करेंगे, हमें पता है एक में आपके कितने हैं 6 हाइड्रोजन एटम है एक मोल इथेन में, तो आपके 3 और ऐसे ऐसे मोल अगर आएंगे, मॉलिक्यूल आएंगे, तो उसमें कितने हो जाएंगे 18 मोल। ओके, तो इस तरह से आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए अपने प्रीवियस नॉलेज या जो चैप्टर में हमने टॉपिक्स पढ़े थे उनके आधार पर। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएंगे। इस तरह के अगर आपके कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में या आपकी बुक में होगा तो वो आप कर ले जाएंगे। किसी बच्चे को कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो वो आप लोग पूछ लें। ओके, अपने नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे, और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।